हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैश अप। आज है हमारी तैयारी का डे 29। आज हम कंप्लीट कर देंगे हमारा चैप्टर जो चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मेनली हम देखने वाले हैं जब बैटरीज के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाए तो क्या होता है, उनके कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। सारे के सारे आज कवर कर लेंगे। अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे और हर उस तरीके के पीवाईक्यू को यहाँ इंक्लूड किया गया है। वेराइटी के जो जो पूछे जाते रहे हैं, तो आपकी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी हो जाने वाली है। इस सेशन के बाद अब मैं बोल सकता हूँ आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस अब हम देखने वाले हैं। तो देखो, हमारे पास जब भी कोई बैटरी होती है, बैटरी के दो टर्मिनल्स होते थे। आइडियली हम देखते थे, अगर मेरे पास आइडियल बैटरी होती थी तो उसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरीके से नहीं होता था। उसका कुछ ईएमएफ होता था, वही उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है उसके बराबर हो जाता था इस तरीके से। अगर यहाँ पर इस तरीके से इसमें कुछ करंट फ्लो होना है तो हम क्या लिखते, ई की वैल्यू लिख देते, सॉरी, आई की वैल्यू लिखते ई डिवाइडेड बाई आर। इस तरीके से हम इक्वेशन लिख देते। ठीक। लेकिन यहाँ पर बैटरी के अंदर जो रियल बैटरीज होती है उनके अंदर एक खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम स्मॉल आर से इस तरीके से डिनोट करते हैं। और अब ये जो पूरी की पूरी यूनिट है, हम बोलते हैं भाई ये हमारी बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऑल राइट। तो यहाँ पर अब देखो, टर्मिनल वोल्टेज नाम की एक चीज़ होती है। पहली बात तो बताओ, टर्मिनल क्या हुए? बैटरी के टर्मिनल्स की बात हो रही है। मान लो यहाँ पर करंट हुआ, इस सर्किट में बताओ करंट का डायरेक्शन किधर होगा? देखो, ये हायर पोटेंशियल है, बैटरी तो ऐसे ही करंट डालना चाहेगी, तो हमारे पास एक्चुअली करंट का डायरेक्शन ये आ जाता है इस तरीके से। लेट से इसकी वैल्यू है आई, इसकी वैल्यू है आई। क्या आप मुझे बता सकते हो इस करंट की वैल्यू कितनी होने वाली है? तो है तो ये रेगुलर सर्किट की तरह। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, एक बैटरी खुद के साथ फ्री में लेकर के आ गई। तो टोटल आप देखोगे तो यहाँ पर सीरीज में दो रेजिस्टर्स हमारे पास लगे हुए हैं। हम यहाँ पर करंट की वैल्यू लिख सकते हैं। करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ई, जो कि इसका ईएमएफ होता है, ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है, वो है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इस तरीके से हम करंट को इस तरीके से अब से निकाला करेंगे। ऑब्वियसली ये जो करंट है किससे कम है? अगर हमारे पास आइडियल बैटरी होती तो उस केस में हमारे पास क्या करंट होता? ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर के बराबर। ये होता हमारे पास आइडियल बैटरी के केस में। दिस इज फॉर आइडियल बैटरी विद आर इज इक्वल टू जीरो, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता तो हमारे पास इस तरीके की चीज़ हमें देखने को मिलती। ओके। प्रैक्टिकल बैटरी में हमारे पास एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, वो कहलाती है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, हम लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज, उसको आप बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी इस चीज़ को बोल दिया जाता है। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक वोल्ट मीटर लगा देता तो टर्मिनल के बीच का जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है वो मेरे को पता चल जाता। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ पर ई है, करंट यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर देखो कुछ, अगर ये वाली वैल्यू थी ज़ीरो तो ये वाला हो जाता है मेरे पास ई, इस तरीके से ईएमएफ वाला, और ये वाला कितना हो जाता है? प्लस आई आर के बराबर। तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज का जो डिफरेंस की वैल्यू है वो ई माइनस आई आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, इसकी जो वैल्यू आ जाती है उसको आप देखोगे वो हो जाता है मेरे पास ई माइनस आई आर। जितना ज़्यादा यहाँ पर करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा आई की वैल्यू बढ़ेगी, उतना हमारा टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी। इस चीज़ के ऊपर बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि भाई जो टर्मिनल वोल्टेज है, अगर करंट बढ़ रहा है तो इसमें किस तरीके का वेरिएशन होता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इट्स अ लीनियर वेरिएशन। करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ईएमएफ में कोई भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर एक स्पेशल केस हो जाता है, इफ़ आई इज इक्वल टू ज़ीरो। उस केस में लिख सकता हूँ भाई हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज, लेट्स इसको मैं बोल देता हूँ ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, तो टर्मिनल वोल्टेज हम क्या बोल देंगे? वी ए बी। इसकी जो वैल्यू है वो ईएमएफ के ही बराबर हो जाएगी। अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो मोर देन ज़ीरो, या फिर इस तरीके से आप लिखो, इसको पॉजिटिव ही लिखो, पॉजिटिव। इस केस में क्या होता है, हमारे पास वी ए बी जो होता है, अभी हमने देखा उसकी वैल्यू लेस देन ईएमएफ आ जाती है। इस केस में क्या हो रहा है, बैटरी जो है इस तरीके से करंट को फ्लो करा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही होती है ना, दिस इज डिस्चार्जिंग।
डिस्चार्जिंग। ऑलराइट, बैटरी यहाँ पर डिस्चार्ज होती है, बैटरी अपनी एनर्जी लगाती है, चार्ज को लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल पे लगती है, फिर वो इस तरीके से घूम के फिर लोअर पे आ जाता है, फिर उठा के रखती है, बैटरी कुछ वर्क करिए, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसमें उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम करंट की दिशा बदल दें, अब करंट की दिशा कैसे बदल दोगे, तो यहाँ पर और ज़्यादा बड़ी इस तरीके से बैटरी में लगा दूंगा, मान लो कुछ इस तरीके से, तो वो क्या होगा, इससे ज़्यादा ईएमएफ उसका होगा, तो इसमें फिर करंट उल्टा फ्लो होने लग जाएगा। करंट उल्टा फ्लो होने लग जाएगा तो यहाँ पर फिर वो बैटरी चार्ज होने लगती है ना। तो ऐसे में अगर मेरे पास आई की वैल्यू हो जाती है, लेट से नेगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ ए बी की जो अब वैल्यू है वो मोर देन ईएमएफ हो जाएगी। और ये जो केस होता है, ये होता है हमारा चार्जिंग वाला केस, चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो मेरे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ की वैल्यू है 12 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है 1, और हमें बताया कि इसको अगर मुझे चार्ज करना है 1 एम्पियर के करंट से, तो मुझे इसके अक्रॉस कुछ ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है। एक्चुअली अब यहाँ पे 13 वोल्ट का मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट नेगेटिव दिशा में इसमें से अंदर घुसता हुआ इस तरीके से करंट वो आ पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हमारे पास चार्जिंग ऑफ बैटरी होती है तो टर्मिनल वोल्टेज हमें ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ता है। कार की बैटरी पे लिखा है अगर उसका 12 वोल्ट की बैटरी है तो हम शायद 13 या 15 वोल्ट लगा करके उसको फिर चार्ज करेंगे। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। A current of 2 ampere flows through a 2 ohm resistor when connected across a battery। तो हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी का ना ईएमएफ दिया हुआ है ना इंटरनल रेजिस्टेंस दिया। हमने बोला जब बाहर मैंने 2 ओम का रेजिस्टर लगाया तो उसमें से 2 एम्पियर करंट जा रहा था। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लगाया है अगर 2 ओम का है तो मेरे पास 2 एम्पियर का करंट जा रहा था। विद द सेम बैटरी सप्लाइज करंट ऑफ 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए 9 ओम रेजिस्टर। अब की बार इसकी वैल्यू बदल करके 9 ओम कर दिया है तो मेरे को 0.5 एम्पियर यहाँ पर करंट देखने को मिल रहा है। बैटरी वही है, इसका मतलब बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, हमसे स्मॉल आर की वैल्यू पूछ ली गई है। इसी क्वेश्चन में एक वेरिएशन भी आ सकता था कि भाई बैटरी का ईएमएफ बता दो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ईएमएफ यानी, तो वो कितना होगा हम इस वीडियो में वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करो, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सोल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो पहले केस में मैं इक्वेशन लिख दूंगा। हमारे पास होता है यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है ना, इस तरीके से करंट की वैल्यू आने वाली है। आई की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरे पास ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि इस पूरे सर्किट में देखोगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में जो लगा है वो आर प्लस स्मॉल आर के बराबर लगा हुआ है। इसको 2 बार हमें लिखना पड़ेगा। पहली बार आता है मेरे पास 2 एम्पियर, जब ईएमएफ तो ई के बराबर है, एक्सटर्नल रजिस्टर 2 लगाया है प्लस स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या है, करंट की वैल्यू अब जो हो चुकी है हाफ, तो मैं उसको 1/2 लिख देता हूँ। अब ईएमएफ तो उतना ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी उतना ही है, लेकिन एक्सटर्नल जो मैंने लगाया है उसकी वैल्यू 9 ओम कर दी गई है। ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसको यूँ सॉल्व कर सकते हैं हम। जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू 4 + 2r। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 + r डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, दोनों ईएमएफ की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ से मुझे पता चलता है 4 + 2r इज इक्वल टू 9 + r डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है 8 + 4r इज इक्वल टू 9 + r। यहाँ से हमारे पास वैल्यू कट जाती है 3r इज इक्वल टू 1, यानी r की वैल्यू आ जाती है 1/3 ओम। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट जो इसका वेरिएशन है कि बताओ भाई ईएमएफ की वैल्यू कितनी है। बहुत ही सिंपल, 2 हमारे पास फॉर्मूले हैं, दोनों में से किसी में भी r की वैल्यू रख दोगे आपको ईएमएफ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर ईएमएफ की जो वैल्यू है उसको लिख दूंगा 4 + 2 × r की वैल्यू है 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। दिस टर्न्स आउट टू बी 4 3s are 12 13 14 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट। हमारे पास ईएमएफ का आंसर आ जाएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता था।
cell having an EMF E and internal resistor R is connected across a variable external resistance capital R. As the capital R is increased, the plot of potential difference V across R is given by. तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा पूछा क्या जा रहा है। हमारे पास यहाँ पर हम सर्किट बना लेंगे इस तरीके से, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी होगी, तो बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है इस तरीके से, EMF इसका E है, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है R। क्या आप यहाँ पर करंट की वैल्यू पता कर सकते हो? करंट आ जाएगा। फिर हमसे क्या पूछा है, एज द रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो बेसिकली हमसे किया क्या जा रहा है, हम R की अलग अलग वैल्यूज लगाते हैं और उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस देखूँ, यहाँ पर बीच में इस तरीके से एक वोल्ट मीटर इंस्टॉल कर दूँ, तो उस वोल्ट मीटर का और R का वेरिएशन किस तरीके का आ रहा है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे पास जो V की वैल्यू है ना, V की वैल्यू हो जाएगी I टाइम्स कैपिटल R के बराबर है। इसके अक्रॉस तो उतने पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है। कैपिटल R को हम चेंज करें, वो वेरिएबल है। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो इस पर्टिकुलर सर्किट में जो I की वैल्यू है, I को मैं लिख सकता हूँ EMF अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से R आ रहा है। अब देखो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा, R की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो डिनोमिनेटर में भी R है, न्यूमरेटर में भी R है, किस तरीके का वेरिएशन होगा, तो यहाँ पे देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्या करें इसमें। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू, इस R को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ तो डिनोमिनेटर में वो डिवाइड कर देगा, इसकी वैल्यू आ जाती है EMF E डिवाइडेड बाय, हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा R डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस 1, ये कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी। अगर मैं कैपिटल R की वैल्यू 0 रख देता हूँ, देखो एग्जैक्ट 0 तो रख ही नहीं सकता, एग्जैक्ट 0 रखते ही हमारे पास V की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। यहाँ पर फॉर्मूले में नहीं रख सकता, लेकिन एक्चुअली रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 तो हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ तो V की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। कैसे मुझे पता चल रहा है भाई, R की वैल्यू 0 रखोगे तो ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ठीक है, एट V इज इक्वल टू एट R इज इक्वल टू 0 हमारे पास V की वैल्यू 0 आ जाती है। तो ऐसे कितने ऑप्शन हैं हमारे पास, बस यही 2 ऑप्शन है जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए। फिर उसके बाद हमें एक और चीज़ पता चल रही है, यहाँ पे लीनियर वेरिएशन तो नहीं है, तो ये तो नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अगर मैं R की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूँ, अगर R की वैल्यू इनफाइनाइट कर देता हूँ तो ये टर्म 0 हो जाती है, तो ऐसे में मेरे पास जो वैल्यू आती है वो E के बराबर आ जाती है। यानी R की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूंगा तो भी हमारे पास V की जो वैल्यू आने वाली है वो EMF के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो एक्चुअली C बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल है, और ऐसे सवाल बार बार पूछे जा सकते हैं कि भाई ये वेरिएशन होता कैसे है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, हमारे पास बहुत सारी बैटरीज हैं, लेकिन अब की बार उनको सीरीज में लगा रहे हैं। देखो मेरे पास एक बैटरी ऐसे है, लेकिन बैटरी इसको थोड़ी बोलते हैं, बैटरी के साथ उसका स्मॉल r भी सेलेक्टेड आता है ना, इस तरीके से। तो ये मेरे पास पूरी एक बैटरी है जिसका EMF की वैल्यू है E1, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1। फिर सीरीज में मैंने इस तरीके से लगा दी है दूसरी बैटरी यहाँ पर, तो उसका EMF होगा, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको कैसे बोलेंगे, ये हो जाएगा E2, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R2। फिर यहाँ पर तीसरी एक और मैंने लगा दिया इस तरीके से, ये हो जाता है मेरे पास इस तरीके से सेटअप, ये कहलाएगी हमारी E3, ये हो जाएगा R3। इस तरीके से आप बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। हमारे पास इन सभी का एक इक्विवेलेंट EMF आ जाता है, E इक्विवेलेंट उसको बोला जाता है, उसकी वैल्यू आ जाती है E1 प्लस E2 प्लस E3। इस तरीके से ऐड करते जाओ, सीरीज़ में लगे हुए हैं, ऐड करते चले जाएंगे। अगर यहाँ पर R इक्विवेलेंट की बात करी जाए तो वो हो जाता है हमारे पास वो भी R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से आप ऐड करते चले जाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस पूरी को आप एक इक्विवेलेंट बैटरी से इस तरीके से रिप्लेस कर पाओगे, जहाँ पर इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसमें एक कैच है कि अगर मैंने किसी बैटरी को पलट के लगा दिया, अगर मैंने इस बैटरी को मान लो पलट करके लगा दिया,
ऐसे केस में आपको क्या करना है, इसका जो ईएमएफ है ना उसकी वैल्यू नेगेटिव ले लेना, ठीक है, और फॉर्मूला यही लगने वाला है। तो इफ़ एनी बैटरी इज रिवर्स्ड, इफ एनी सेल इज रिवर्स्ड, टेक ईएमएफ एज नेगेटिव। तो अगर बैटरी पलट के लगा दी जाएगी, मान लो हम पहले कर रहे थे 2 + 3 + 4, मान लो 3 वाली बैटरी को, ये वाली बैटरी को इस तरीके से पोलैरिटी बदल के लगाया, तो अब की बार मैं क्या करूँगा, 2 - 3 + 4 इस तरीके से कर दूंगा, ईएमएफ आ जाएगा। रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला चलेगा। Two cells having the same EMF are connected in series through an external resistance R. Cells have internal resistances R1 and R2, जहाँ पे R1 की वैल्यू more than R2 है. When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is 0. The value of capital R is. अब ये बहुत ही अच्छा सवाल हो गया। देखो, हमें यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाना चाहिए। हमारे पास इस तरीके से दो सेल हैं जो सीरीज़ में लगे हुए हैं, एक वो रहा, दूसरा यहाँ पर ये रहा, इस तरीके से। यहाँ पर एक हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी इस तरीके से लगाया हुआ है। देखो, यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको आप यहाँ पर रख सकते हो। टू सेल्स हैविंग सेम ईएमएफ, तो देखो इनका ईएमएफ की वैल्यू तो दी नहीं है, इसको मैं ई बोल दूंगा तो ये भी हमारे पास ई आ जाएगा। आर कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस हमारे पास जो एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू कैपिटल आर है। सेल्स हैव इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट से इसकी वैल्यू हमारे पास R1, इसकी वैल्यू हमारे पास R2 है। यहाँ पर R1 की वैल्यू ज़्यादा है। व्हेन द सर्किट इज क्लोज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 आ जाती है। तो इस चीज़ को आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से करंट होगा। अब इसके आगे मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखो, हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी, पहले तो मुझे करंट की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। हमारे पास ये सीरीज़ में लगी हुई है, वैसे तो मैं देख के बता सकता हूँ। यहाँ पे टोटल जो मेरे पास ईएमएफ हो जाएगा वो जाएगा 2E के बराबर। इक्विवेलेंट ईएमएफ आप इस तरीके से देख सकते हो, 2E के बराबर आ जाएगा, सीरीज़ में लगी हुई है, डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है कैपिटल आर के बराबर, और ये जो इक्विवेलेंट बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 + R2। तो यहाँ मैं इस तरीके से लिख दूंगा, प्लस लगा करके R1 + R2, इस तरीके से ये मेरे पास करंट की वैल्यू हो जाती है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ से आ गई। नेक्स्ट हमको बोला गया है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ फर्स्ट बैटरी। इस बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर लगा करके मैं इस तरीके से चेक करूँ, मेरे पास टोटल वोल्टेज 0 आ जाता है। कैसे पॉसिबल है? यहाँ से ऐसे पॉसिबल है कि भाई हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो आ जाती है EMF E -I × R1, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही होगी। करेक्ट। जैसे ही आप ये लिखते हो तो यहाँ से मुझे देखो EMF की वैल्यू पता चल जाती है, या फिर मैं I की वैल्यू पता कर सकता हूँ। I की वैल्यू आ जाती है मेरे पास, एक की वैल्यू 0 आ जाती है। करेक्ट। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से मुझे पता चल जाता है भाई करंट की जो वैल्यू है वो हो जाती है E/R1 के बराबर। इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दो। सॉल्व करना अगर हम चाह रहे हैं R1 और R2 के बीच में अगर हमें कुछ रिलेशन निकालना है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ E/R1 इज इक्वल टू 2E/R इंटू R इंटू नहीं है, R + R1 + R2 है। इस तरीके से EMF से EMF यहाँ पर कट जाएगा। हमारे पास कैपिटल R की जो वैल्यू आ जाती है, कैपिटल R + R1 + R2, इसकी जो वैल्यू जाती है वो जाती है 2R1 के बराबर। कैपिटल R की वैल्यू हो जाती है, यहाँ पर आप देखोगे 2R1 है, इधर सिर्फ R1 है, तो एक R1 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाती है R1 - R2। हमसे यही पूछा था कैपिटल R की जो वैल्यू है, और ऑप्शन डी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बैटरीज इन पैरेलल, हमने बहुत सारी बैटरीज को पैरेलल में लगा लिया। देखो ये दिखेंगी किस तरीके से। हमारे पास एक बैटरी यहाँ पर है इस तरीके से, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर। दूसरी बैटरी होगी यहाँ पर पैरेलल में, उसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तीसरी बैटरी यहाँ पर होगी पैरेलल में, उसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरीके का हमारे पास कुछ सेटअप हो सकता है और भी कुछ बैटरीज हों।
लेकिन मैं बोलूँगा भाई ये एक बैटरी है, ये दूसरी बैटरी है, तीसरी बैटरी है, तीनों को हमने लगा रखा है पैरेलल में। तो अब इन सभी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक इक्विवेलेंट बैटरी से। उसका कुछ ईएमएफ होगा, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे देखो उसकी वैल्यूज़ किस तरीके से आएंगी। हमारे पास सबसे पहले तो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो रेजिस्टेंस हो जाता है हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरीके से जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनको ऐड करते जाओ। ऑलराइट, फिर आता है हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ईएमएफ इक्विवेलेंट जो आता है उसकी वैल्यू हो जाती है E1/R1, है ना। यहाँ पर भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3 डिवाइडेड बाई R3। इस तरीके से सबको ऐड करते जाओ। तो ये फॉर्मूला थोड़ा अलग आपको देखने को लगेगा। डेरिवेशन वगैरह अगेन हम दोबारा यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं हमें उसकी। फिर यहीं पे वही सवाल आ जाता है कि एक बैटरी मैंने पलट के लगा दी तो क्या होगा। तो देखो रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं होता। अगर हमने बैटरी को पलट के लगा दिया है तो आप ईएमएफ की वैल्यू को नेगेटिव लेना। इफ़ अ सेल इज रिवर्स्ड टेक ईएमएफ एज नेगेटिव। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा कंपैरिजन आपके लिए हो जाता है कि मान लो मेरे पास n बैटरीज हैं, है ना, n बैटरीज। अगर उन सभी को मैंने सीरीज में लगा दिया तो मेरे पास जो ईएमएफ आ जाता है n सीरीज, अगर सीरीज में लगाता हूँ तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाती है, ईएमएफ इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है n टाइम्स e के बराबर, है ना। तो इसको e डैश लिख देते हैं, या फिर e सीरीज इसको हम लिख देंगे, ईएमएफ ऑफ सीरीज। इसकी वैल्यू आ जाती है n टाइम्स e के बराबर। हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ जाता है सीरीज़ में, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है n टाइम्स r के बराबर। अगर हम इन्हीं बैटरीज को पैरेलल में लगाएं तो सबसे पहले तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ईएमएफ के जो फॉर्मूला है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की ज़रूरत हमें पड़ जाती है। पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, हमें पता चलता है कि अगर पैरेलल हमने कॉम्बिनेशन लगाया है तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाती है, यहाँ से हमें पता चलता है इस तरीके के n जोड़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है n/r। सबके सभी सेम हमारे पास आइडेंटिकल बैटरीज हैं, तो यहाँ आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है स्मॉल r डिवाइडेड बाई n के बराबर। फिर दूसरी चीज़ हमें पता करनी पड़ेगी कि भाई ईएमएफ इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आने वाली है पैरेलल में। तो ये देखो कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर ईएमएफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू कैसे आ जाती है, देखो मैं लिख दूंगा ईएमएफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है, r डिवाइडेड बाई n के बराबर, विल बी इक्वल टू EMF1 अपॉन इस तरीके से R1 प्लस EMF2 अपॉन R प्लस इस तरीके से आप करते जाओ। तो ये जो वैल्यू आ जाती है वो n टाइम्स EMF अपॉन R इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास R से R की वैल्यू कट जाती है, और ये जो n है यहाँ डिनोमिनेटर में था तो यहाँ ऊपर आ जाता, वो भी n यहाँ आ जाता, और ये n से n भी हमारे पास इस तरीके से कट जाता है। n से ये n कट जाएगा, हमारे पास ई पैरेलल में इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो ईएमएफ के ही बराबर आ जाती है। तो देखो सीरीज में लगाते हैं तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। पैरेलल में लगाते हैं तो ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है। इसको निकालने का तरीका यही है। टू बैटरीज, वन ऑफ EMF 18 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2, तो हमारे पास एक बैटरी ये रही, एंड द अदर ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1। तो यहाँ पे ये सारी की सारी बैटरीज इन्हें बना रखी है। पोलैरिटी भी हम देख सकते हैं, आर कनेक्टेड एज शोन, द वोल्ट मीटर वी विल रिकॉर्ड अ रीडिंग ऑफ। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है सर्किट कैसा है ये, तो एक्चुअली सर्किट है नहीं, यहाँ पर कुछ कंप्लीट हो नहीं रहा है। इनफैक्ट आप इसको ऐसे देखो, हमारे पास एक बैटरी ये है, दूसरी बैटरी ये है, दोनों बैटरीज पैरेलल में इस तरीके से कनेक्टेड हैं। ये हमारे पास एक पैरेलल में बैटरी आ गई। अब यहाँ से कोई एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड नहीं, कनेक्टेड नहीं है। हमने बस एक वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर में से कोई करंट पास नहीं होता है। वोल्ट मीटर सिर्फ मेजर करके मुझे बता देता है कि इनके अक्रॉस ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा सवाल हो गया। ये एक्चुअली हमें ईएमएफ बताना है। दो बैटरीज अगर इस तरीके से लगी हैं पैरेलल में, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें।
इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी, बहुत ही सिंपल है। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, हमें पहले आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी होती है। आर इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाता है। देखो मेरे पास क्योंकि दो रजिस्टर्स हैं पैरेलल में लगे हैं, मैं सीधे सीधे इसकी वैल्यू लिख दूंगा 2 × 1/2 + 1, इसकी वैल्यू हो जाती है मेरे पास 2/3 इस तरीके से। ऑलराइट, ईएमएफ की इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट यानी 2/3, इसकी वैल्यू हो जाती है E1/R1 + E2/R2। दोनों बैटरीज की देखो पोलैरिटी सेम है, तो किसी को मेरे को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक को माइनस करके लिखना पड़ता। तो यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 1 आ जाता है प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से आ जाता है। ये जो वैल्यू आ जाती है ये कितना आ जाता है, ये इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास ये बचता है 9। ये आ जाता है मेरे पास 12 + 9 यानी कि 21। ईएमएफ इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 21 × 2 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाता है हमारे पास कट के इस तरीके से 7 और वैल्यू हो जाती है 14 वोल्ट। डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आ जाओ क्रैशअप लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से 11th और 12th के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑलमोस्ट सारे PYQs के साथ में मेरा कोर्स रेडी है, आपका इंतजार कर रहा है। कलरफुल ग्राफिक्स के साथ में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया हुआ है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आ जाओ, हम मिलेंगे फुल कोर्स में। बाय द वे आपको कलरफुल PDF भी वहीं पे मिल जाएंगी। तो मिलते हैं जल्दी फुल कोर्स में।